हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रीज के बारे में और फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग में भी यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड को ज़्यादा हम फोकस करेंगे। पहला हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड, दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा हो गया हमारा मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयंस, यहाँ पे पहले हम समझते हैं आयंस का कॉन्सेप्ट। आयंस क्या होते हैं? आयंस वो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिसमें कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो अगर उस पर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट हुआ तो उसे हम एनायंस बोलेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ तो उसे हम कैटायंस बोलेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स, अब देखते हैं क्या होता है। आयनिक बॉन्ड्स तब बनता है जब एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ये आयंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे स्टेबलाइज्ड होते हैं? वो स्टेबलाइज्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग हो सकती है और अनइक्वल शेयरिंग भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, वो इक्वल भी हो सकती है, वो अनइक्वल भी हो सकती है, वो एक पेयर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा पेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे मिलते हैं? वाटर में देख सकते हैं हम, मीथेन में देख सकते हैं। ठीक है, और भी कई जगह पे हम कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड्स की। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं? जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना एटम का, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, डीलोकलाइज होकर वो क्या बना लेते हैं? एक समुद्र सा बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनता है ये किसके चारों तरफ बनता है? ये बनता है हमारे पॉजिटिव मेटल आयंस के चारों तरफ। ठीक है, और इसी की वजह से मेटल के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट कैन कंडक्ट हीट ऑल्सो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने के लिए ये मेटालिक बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे लस्टरस होता है मेटल्स, ठीक है, और साथ ही साथ मेलेबल होता है, वो भी इसी बॉन्डिंग की वजह से होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स में। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बेसिकली मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारे टाइप की ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती हैं और ये जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये जो शेप और ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है, वो कैसे डिटरमाइंड होती है? बाय इट्स नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। ठीक है, एज वेल एज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट होल्ड देम टुगेदर। तो इसके कहने का मतलब क्या है? तो जो शेप और ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है और नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं, कितने हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो डिटरमाइन करती है। साथ ही साथ वो कौन से केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब कौन सा केमिकल बॉन्ड उनको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो जो हमारी कॉमन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज होती हैं वो कैसी हो सकती हैं? लीनियर हो सकती है, ट्राइगनल, प्लेनर हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, और भी टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होता है? वो बेसिकली मिनिमाइज करता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को। ठीक है, या फिर ये हम बोल सकते हैं ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर या कोई भी ज्योमेट्री होती है वो कैसे अराइज होती है? यहाँ पे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो सराउंड करते हैं हमारे सेंट्रल एटम को, वो क्या करते हैं? अपने आप को ओरिएंट करते हैं स्पेस में। ठीक है, अब अगर हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को समझेंगे, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से समझते हैं तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी 3D अरेंजमेंट कैसी होगी। ठीक है, और उसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जैसे कि पोलैरिटी, रिएक्टिविटी और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, और ये जो नॉलेज होता है ना ये बहुत सारे फील्ड्स में इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड मैनी मोर। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है?
कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये नेचर वाइज अगर देखा जाए तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्स होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट हो गए, ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकते हैं, मेन टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, वंडरवॉल फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसके बारे में। तो पहला हो गया एटॉमिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो एटम होते हैं, जो रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो उनमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में एकदम अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रीअरेंजमेंट। दूसरा देखते हैं एनर्जी चेंजेस, ठीक है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ या तो हीट रिलीज होता है या फिर हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे एनर्जी चेंज हो गया, ठीक है। और एनर्जी चेंज की वजह से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तीसरा होता है रिएक्शन रेट, ठीक है। जो हमारा स्पीड होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और हमारे कैटलिस्ट कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम उनको कंट्रोल कर सके तो हम अपने रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है।